हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने वाले हैं 2019। कैसे शुरू हुई, क्या इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं और इसमें क्या ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी ज़रूरी है। करते हैं शुरुआत अपनी एक्ट की। क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या कंज्यूमर है, क्या उसके राइट्स, प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेनी मोर। लॉ को समझने से पहले लॉ की परिभाषा को समझते हैं। क्या है लॉ? सो लॉ मतलब कोई ऐसा रूल जो किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी द्वारा बनाया गया हो ताकि आप अपने सोसाइटल सो कॉल्ड कंडक्ट को मेंटेन कर सकें। अर्थात ऐसा कोई भी स्टेचुटरी एक्शन टेकन बाय द हायर अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन और स्टेट और पर्टिकुलर आई कुड से द प्लेस, जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को, जो सो कॉल्ड आपकी सोशल सेटिंग में कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फ्लुएंटली आगे बढ़ाने में हेल्प करे इज द लॉ। ठीक, जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ये इसीलिए बनती हैं ताकि आपका जो काम है वो बड़ा फ्लुएंटली और बहुत ही सीमाबद्ध तरीके से कंप्लीट हो सके। बढ़ते हैं आगे। अब इस एक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर क्या है, क्योंकि एक्ट का नाम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले कंज्यूमर को समझना जरूरी है। हु इज द कंज्यूमर देन? सो कंज्यूमर रेफर टू एनी इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड दैट यूज और कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमी। एक और चीज से समझते हैं। कंज्यूमर इज डिफाइंड एज समवन हु एक्वायर द गुड और सर्विसेज फॉर डायरेक्ट यूज और ऑनरशिप rather than for resale or use in the production and manufacturing। इसका मतलब बहुत क्लियर एक चीज हो गई कि कंज्यूमर वो व्यक्ति विशेष या वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज को डायरेक्टली टेकन ओवर करता है या उसकी ऑनरशिप को लेता है, उसको आगे रीसेल के पर्पज से नहीं, आगे उसको और फर्दर प्रोडक्शन के पर्पज से नहीं, बल्कि उसको कंज्यूम करने के पर्पज से, वो व्यक्ति विशेष आपका कंज्यूमर होगा। फॉर एग्जाम्पल, when your father buy apples for you and you consume them, so your father as well as yourself are treated as a consumer। ठीक है जी, बड़ा क्लियर हुआ। इसके अलावा एक इसमें आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही एक छोटा सा केस है जिसमें कमर्शियल पर्पस बड़ा क्लियर है कि वो आपका मतलब कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है, बट पर्टिकुलर कंज्यूमर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता। जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट बी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहा है और उससे वो अपनी ही जीविका चलाने के लिए उसे यूज कर रहा है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड यूजिंग इट फॉर द लाइवलीहुड पर्पस, तो उसको भी कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर कोई केस से रिलेटेड आता है। कुछ परिभाषा दी हुई है एक्ट के अंदर। हु इज कंज्यूमर? कहते हैं कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है, हु बाय गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन पेड और promised or partly paid, partly promised or under any system of deferred payment and include any use of such goods when such use is made with the approval of such person। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है क्योंकि लॉ की भाषा है। आसान हिस्सों में इसको तोड़ के समझेंगे। कोई भी कंज्यूमर वो व्यक्ति विशेष जो गुड्स या सर्विसेज को अवेल कर रहा है जिसके बदले में वो कोई कंसिडरेशन देता है। इसका अर्थ, अगर मैं कोई चॉकलेट खरीद रही हूँ तो मैं बदले में, जैसे मैं खरीदने की बात बोलती हूँ तो मैं बदले में बिल्कुल कुछ उनको रिटर्न में दूंगी। इट वुड बी इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स और एनीथिंग, राइट। तो कंसिडरेशन देना जरूरी है। कंसिडरेशन आप उसी समय दे सकते हैं, आधी उस समय आधी बाद में दे सकते हैं, या आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप सारी की सारी पेमेंट बाद में देंगे, या आप आधी पेमेंट अब और आधी पेमेंट बाद में देंगे। तो जिस भी तरह से हो कंसिडरेशन वहां पे इंक्लूड होनी चाहिए, उसको आप कंज्यूमर कंसीडर करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ऐसी की ऐसी परिभाषा है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी उस एक्ट को थोड़ा और आगे बढ़े। तो हमने पढ़ा था कंज्यूमर तो समझ में आया, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है।
क्या प्रोटेक्शन करना है? क्या हमें भूकंप से कंज्यूमर को बचाना है या किसी नेचुरल कैलेमिटी से बचाना है? नहीं, लेकिन जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी कुछ भी लेट सपोज इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। It states that consumer protection means safeguarding the interest and rights of the consumer। मतलब ये एक्ट स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है सेफ गार्ड करना इंटरेस्ट को और राइट को कंज्यूमर के। इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू द मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रिपुलस एंड अनएथिकल मैल प्रैक्टिसेस बाय द बिजनेस। कि जो भी वो गलत तरीके से कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं कंपनियां, उन सबसे बचाने का काम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। टू प्रोवाइड देम विद द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। और इसके साथ साथ यदि उनके कोई भी मन में कोई ग्लानी या कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है, कोई ग्रीवेंसेस रहते हैं, तो उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी पर्टिकुलर एक्ट बनी है। आगे बढ़ते हैं, ये एक्ट शुरू कब हुई थी? तो अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो सन 1986 में ये एक्ट आपकी आ गई थी बेटर प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को सेव करने के लिए। हमने बहुत बार देखा है कि जब हम छोटी सी राशन की दुकान पे जाते थे तो नीचे कुछ चुंबक जैसा वो लोग चिपका के रखते थे ताकि कुछ नुकसान किया जा सके कंज्यूमर के, अपना हित करते हुए लोगों का हित होता था। इसके साथ साथ बहुत सी और भी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस थी जो बहुत ही धड़ल्ले से चल रही थी। अब बीइंग एन अथॉरिटी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे इन सब से कंज्यूमर को बचाया जाए। तो फिर एक प्रोविजन ऑफ द एक्ट फोर्स में आया कब? 15 अप्रैल 1987 को। 1987 में ये आपकी एक्ट फोर्स में आ गई। Consumer Protection Act imposes strict liability on the manufacturers in case of a supply of a defective good by him। यदि कोई प्रोड्यूसर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सप्लाई करता है तो फिर उसके प्रति देता उसके प्रति एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज होती है। एंड अ सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कि अगर वो सर्विसेज में भी कुछ गलती करता है तो उसमें भी उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे बढ़े तो हमने देखा कि जैसे जैसे समय बीता अब 1986 की एक्ट समय के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। तो क्या किया गया? अमेंडमेंट की गई। हालांकि समय समय में अमेंडमेंट्स चल रही थी पर एक ड्रास्टिक अमेंडमेंट जो आई वो 2019 में आई। कैसे? समझते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब 1986 में बनी थी तो कोई रेगुलेटर या कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी उसमें नहीं थी। हालांकि क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कंपटीशन एक्ट से लेके बहुत सारी और भी एक्ट्स, उन सब में हमने कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं थी। 2019 में आपकी सीसीपीए का फॉर्मेशन हुआ विच इज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सेंट्रल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है और ये प्रयास करती है कि कंज्यूमर्स के खिलाफ हो रहे कुछ भी कार्य को रोकना, चाहे वो एडवर्टीजमेंट में मिसलीडिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हार्म हो, या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो कंज्यूमर के ऊपर पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या कंपनीज दे रहे हैं उनको बचाने का काम ही आपकी सीसीपीए करती है। ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो लिखा है कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड। मतलब कि डिफेंडेंट की जो ऑफिस जहां लोकेटेड थी वहां ही केवल कंप्लेनेंट फाइल कर सकता था। अब ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा सा गलत हो रहा था, उसको ठीक किया गया। कैसे? कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क, कि जहां शिकायतकर्ता का घर है या जहां उसका ऑफिस है, जहां उसका कार्य है, वो उसी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकता है। तीसरी आती है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के ऊपर। ऐसा कोई प्रोडक्ट लाइबिलिटी जैसी चीजें ही नहीं थी। नो प्रोविजन वाज देयर। कंज्यूमर कुड अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट द कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है जी। ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाइबिलिटी जैसी चीज ही नहीं थी। बट अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी का भी क्लॉज सेक्शन आपके 83 से डाल दिया गया है। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब सो कॉल्ड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में कितना था, मतलब कितनी फाइन लगनी थी? तो डिस्ट्रिक्ट पे 20 लाख, स्टेट पे 20 से 1 करोड़ और नेशनल पे फाइनल 1 करोड़ से अधिक।
लेकिन अब आपको पता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमी हमारी राइज हो रही है, चीजें थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं। तो अब 2019 के एक्ट में 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से अब नेशनल लेवल के रिड्रेसल में ये चीजें डील होती हैं। अच्छा, अब पॉइंट आता है, क्या सच में इतना अभी रिसेंट चल रहा है? तो 2021 में अमेंडमेंट हुई थी और आपके ऑफिशियल सो कॉल्ड ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का गैजेट जो निकलते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि इतना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लोड हो जाता कि 1 करोड़ तक के जितने भी केसेस थे सारे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने पड़ रहे थे, विच वॉज अ मिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो उसको कम किया गया है। कितना किया गया अभी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स जैसा तो कोई प्रोविजन नहीं था। अब होता कैसे, 1986 में कहाँ भारत सोच पा रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, लेकिन 2019 में अभी हमारी रियलिटी है। तो ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू द ई कॉमर्स ऑल्सो। मेडिएशन सेल जैसी चीज ही नहीं थी, जो कि अब नीड हो चुकी है, नीड ऑफ द आवर है। कारण बहुत ज्यादा मास कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़े स्तर पर ग्रो कर रही है। तो उन्हें सबकी ग्रीवेंसेस को डील करने के लिए यदि हर व्यक्ति विशेष कंज्यूमर कोर्ट जाता रहेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसको रोकने के लिए हमने मेडिएशन सेल बीच में बना दिए कि क्या जरूरत है कंज्यूमर कोर्ट ही जाने की, या हम बीच में बैठकर ही मेडिएशन सेल से भी अपना कार्य निकलवा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरह से आपके 1986 की एक्ट को बेहतर किया गया 2019 की एक्ट से। ये है आपकी 2021 की अमेंडमेंट, जिसमें क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि 1 करोड़ और 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अबव थी, बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा हेवी हो रहा था डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए। तो फिर अब उसको ठीक किया गया। द रिवाइज्ड पेक्यूनरी jurisdiction फॉर एंटरिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट shall be up to now। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि केवल 50 लाख तक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे होगी, 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन पे होगी और 2 करोड़ से अधिक नेशनल कमीशन पे होगी। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग अहेड, फीचर क्या है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे क्या है फीचर्स। इट अप्लाइज टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली exempted by the सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात इस एक्ट के अंतर्गत सारे वो कंज्यूमर के गुड्स और सर्विसेज आते हैं, बजाय उन कुछ गुड्स और सर्विसेज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एग्जेम्प्ट कर दे। कौन कौन से सेक्टर ये कवर करती है? ये प्राइवेट से लेके पब्लिक तक, कोऑपरेटिव से लेके सभी सेक्टर्स इसके अंडर कवर हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? बहुत क्लियर, हमने शुरू में बहुत डिटेल में इसको पढ़ लिया, सिर्फ एक बार लाइन से देख लेंगे। पहला, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द अब्यूज। सेकेंड, टू प्रोवाइड अ वेन्यू फॉर द ग्रीवेंसेस और द रिड्रेसल्स। And third, to ensure a better quality of living by improving the quality of consumer product and services। या आप आंसर लिखने के समय बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस एक्ट, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। न केवल एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के रूप में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बल्कि ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लगभग मोटे मोटे 6 राइट अवेलेबल हैं। उन्हीं को हमने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया, बट इंपॉर्टेंट जो है वो 6 आपके राइट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सेफ्टी, देन इंफॉर्मेशन, देन राइट टू बी हर्ड, सीक रेड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। चॉइस हमने अभी थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है, समझते हैं क्या। सबसे पहला राइट है राइट टू बी सेफ और राइट टू सेफ्टी, कि आपके कंज्यूमर्स के पास ये अधिकार है कि वो आपके प्रोडक्ट से सेफ रहे, उसकी जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर आपके प्रोडक्ट से कुछ भी गलत इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रोड्यूसर की लाइबिलिटी होती है और कंज्यूमर का अधिकार होता है। दूसरा राइट होता है कंज्यूमर के पास, राइट टू इंफॉर्मेशन। मेरे पास पूरा अधिकार है कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है, और ये प्रोड्यूसर का दायित्व बन जाता है, ये उसकी लाइबिलिटी बनती है, दैट he or she must convey the information to the particular consumer to safeguard the consumer from any misleading informations। तो उनसे बचाने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट्स के पीछे होता है वो हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ही होता है। तीसरा आपके पास राइट है राइट टू चूज। ऑफकोर्स हमें कॉम्पिटिटिव प्राइजेस अवेलेबल होने चाहिए और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की सो कॉल्ड, मतलब उसमें हमारे पास चॉइस पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास होनी
जरूरी है। चौथे राइट की तरफ आते हैं, राइट टू बी हर्ड। बहुत ही स्पेसिफिक एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, एश्योरेंस दैट कंज्यूमर ग्रीवेंसेस विल बी कंसीडर्ड, कि मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए बीइंग अ कंज्यूमर कि मेरी आवाज भी कोई सुने, मेरी शिकायत भी कोई सुने। एश्योरेंस दैट कंज्यूमर ग्रीवेंस विल बी कंसीडर्ड। आखिरी और लास्ट, सेकंड लास्ट जो हमारा राइट है वो कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके भरपाई करने के लिए मेरे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां मैं जो भी लायबल व्यक्ति विशेष है उससे उसकी भरपाई करवा सकूं, कंपनसेशन ले सकूं फॉर एनी अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज और फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द गुड्स। मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मेरे पास ये मेरा अधिकार है कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी या एजुकेट होना जरूरी है, एंड नॉट ओनली अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बट अबाउट द कंज्यूमर एजुकेशंस वेयर there must be the complete information should be there for the consumer base in all aspect, जिसमें हमारे पास वो जागो ग्राहक की एड्स आ जाती हैं जिसमें उनको बताते हैं कि देखो ऐसे अगर कुछ काम हो रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं तो इनसे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है क्या, ये आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दैट व्हाट आर द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। सबसे पहला क्या बताया, द कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, उसको भी ये उसका दायित्व बन जाता है कि उसे अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, द कंज्यूमर मस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस एंड ही और शी must file a complaint if he or she is not satisfied with the quality of product। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बारे में जानकारी वो पर्टिकुलर कोर्ट को दे आए। उसके बाद cautious consumer, the consumer should not blindly believe the words of seller, he must insist on getting full information on quality, quantity, utility, price etc, let the buyer beware। सुना होगा आपने caveat emptor, क्या बोलता है वो, लेट द बायर बी अवेयर, कि अब न केवल सेलर की तो जिम्मेदारी है ही, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता कि उसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीजों को केवल ब्लाइंडली फॉलो ना करे, उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अपने तरफ से भी मेहनत करनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी जानकारी लेने की। आगे बढ़ते हैं, तो कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी उठा रहा है, ऐसे गए मुट्ठी भरी सामान उठाया चल दिए, नहीं भाई, आपके लिए ही आईएसआई मार्क, एग मार्क, आईएसओ, हुल मार्क बना रखे हैं, चेक करके ले लो ना सामान, क्या प्रॉब्लम है, आप ही लोगों के लिए तो बनाए हैं, तो दे मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। उसके अलावा इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, टू फाइल अ कंप्लेंट द कंज्यूमर नीड्स द एविडेंस ऑफ परचेज, तो जब भी आप कोई परचेज कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उस पर्टिकुलर परचेज का एविडेंस और प्रूफ अपने साथ हमेशा रखें। और फाइनल, फाइलिंग द कंप्लेंट और फिलिंग द कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंस, कि अब ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो आप उसके लिए कंपनसेशन के लिए कंप्लेन जरूर करें। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। ये टर्म आया था अभी जो बड़ा रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 में, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, सेक्शन 83 में है, और 83 से 87 के बीच में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है आपके एक्ट में, बट है क्या, पढ़ते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर और एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू कंपनसेट फॉर एनी हार्म caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in services। की प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी, किसकी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की या प्रोडक्ट सेलर की, किसके प्रति, कंज्यूमर के प्रति, कि यदि उसने उसके साथ कुछ गलत करा इन टर्म्स ऑफ giving the product, in terms of providing the service, in terms of selling the product, अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए उसकी कंपनसेशन दे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। कहते हैं तीन तरह से लाइबिलिटी तीन लोगों के ऊपर अराइज होती है। सेक्शन 83 तो बताता है क्या किसके ऊपर होगी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है। सेक्शन 84 आपको बताता है
कि आपकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पे हो सकती है, 85 बताता है प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर पे हो सकती है, और 86 बताता है प्रोडक्ट सेलर पे हो सकती है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि किसकी है? तो यदि आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आता है तो जिम्मेदारी बनती है सेक्शन 84 के तहत। अगर सर्विसेज को लेते वक्त उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, प्रॉपर आपको सो कॉल्ड जितनी भी उसको मेथड ऑफ डूइंग सम लेट्स सपोज अवेलिंग दैट सर्विसेज थे वो नहीं बताए, तो सेक्शन 85 के तहत उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और अगर सेलिंग के समय पैकेजिंग करते हुए या सेल करते हुए सामान को यदि प्रोडक्ट सेलर की तरफ से कोई गलती हुई है तो लाइबिलिटी उसकी अराइज होती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3 बड़े ग्रीवेंसेस मशीनरी हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो काम करती हैं। हमने हालांकि उसको पीछे देख लिया है, बस एक बार सरसरी निगाहों से एक बार दौड़ते हुए देख लेते हैं कि वो कौन सी 3 बॉडीज हैं। आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर है, उस लेयर में सबसे पहला आपका नाम है डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा आपका आता है स्टेट रिड्रेसल फोरम, एंड आपका लास्ट आएगा नेशनल रिड्रेसल फोरम। क्या काम करता है देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो एक प्रेसिडेंट और 2 आदमियों से मिलकर बना है, अर्थात मेंबर्स से मिलके बना है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन होगा? रिटायर्ड वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। जुरिस्डिक्शन कितनी है? मैंने आपको बता दिया 1 करोड़। हालांकि 2021 के बाद अब ये 1 करोड़ से बल्कि कम होके 50 लाख हो गई है, इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर द एजेंसी सेंड्स द गुड फॉर टेस्टिंग इन द लैब, आपको पता है कि पूरा प्रोसेस होता है, लैब में जाते हैं। इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, अच्छा क्या हो अगर एग्रीव्ड पार्टी आपकी जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट फोरम की जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेंगी? वो वहां से थोड़े से ऊपर लेवल पे चली जाएगी। मतलब डिस्ट्रिक्ट के जजमेंट को अगर आप खुश नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको 30 दिन के भीतर जाना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर आपको अपनी अपील करनी पड़ेगी बाय डिपॉजिटिंग। कहते हैं 25,000 रुपए आपको डिपॉजिट करके तब आप आगे अपील कर सकते हैं, या फिर 50% ऑफ द पेनल्टी जो भी आपको लगी कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके 50% आप डिपॉजिट कर दीजिए और आगे चले जाइए। यदि आपका केस जीत गए तो वो आपको वापस मिल जाता है। आगे बढ़े, सेकेंड लेयर पे आए, स्टेट फॉर्म। स्टेट फॉर्म में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। इसके 4 हो गए हैं, इसको थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे। 4 मेंबर्स हैं स्टेट में। एंड द प्रेसिडेंट मस्ट बी अगेन रिटायर्ड वर्किंग जज हो। पिछले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चल रहा था प्रेसिडेंट, अब रिटायर्ड और वर्किंग जज कहाँ का चल रहा है? हमारे हाई कोर्ट का। इसके अलावा दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया कि कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट व्हेन द वैल्यू इज ऑफ एक्सीडिंग 10 करोड़। कितना? 10 करोड़ से अधिक यदि होगा। हालांकि अब हमें पता है 2021 के अमेंडमेंट में ये 50 लाख से अधिक है, तो यदि 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ के बीच में, हम यहीं पे लिख लेंगे ताकि हमको याद रहे। क्या बोला मैंने? यदि आपका केस 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो फिर ये आपका स्टेट कमीशन हैंडल करेगा। और अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इसको आप काट देंगे। 3500 नहीं है ये, तो अगेन आपको वही 25,000 रुपीज और 50% जो भी इसमें से कम है, और 30 दिन के भीतर भीतर आपको। अब आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था हम डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं स्टेट पे। अगर हमें स्टेट का समझ में नहीं आया, अगर हमें स्टेट का भी समझ में नहीं आया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधा जाएंगे नेशनल पे, और फिर नेशनल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद तो हमारे सबके एक ही है, फादर ऑफ द जजमेंट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर आपकी ये जो साइकिल है या ये जो सो कॉल्ड अथॉरिटी क्यूब है, इस तरह से काम करती है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन नेशनल, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन का समय ये बोलते हैं अपील करने का? आपके पास 30 दिन का समय होता है, और 30 दिन का समय हर लेवल पे 30 दिन और फिर से 30 दिन होगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया? स्टेट में हमारे 50 लाख से 2 करोड़ हैं, आपके नेशनल में फिर 2 करोड़ से अधिक, और डिस्ट्रिक्ट में कितने थे? 50 लाख तक थे। ठीक है, ये अभी आपकी 2021 की अमेंडमेंट में हमने अभी अभी देखा है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे अपने फाइनल, जो कि आपका नेशनल फोरम है। क्या बात करता है नेशनल फॉर्म? कहता है कि ये आपके कंसिस्ट करता है एक प्रेसिडेंट को
और 4 मेंबर को, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वन ऑफ whom shall be a woman। उन 4 मेंबर में कोई एक मेंबर वुमेन होनी जरूरी है। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? हमने देखा था पिछले 2 को अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और अब इसको अपॉइंट करने वाला, सॉरी, पिछले 2 को अपॉइंट करने वाली स्टेट गवर्नमेंट थी, और इस नेशनल फोरम में प्रेसिडेंट और मेंबर्स को अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अगेन इस 2019 की एक्ट में तो 2 करोड़ लिखा हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट में अब कितना हो गया है? 2 करोड़ और अधिक। 2 करोड़ और अधिक। अब क्या कहा कि अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हैं, द नेशनल कमीशन सेंड्स द गुड्स इफ रिक्वायर्ड, कहाँ पे? लैब में भेज देते हैं। बट अगर आप उनसे भी, उनके जजमेंट से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो दे कैन फाइल अ कंप्लेन इन सुप्रीम कोर्ट विद इन दी 30 डेज। 30 दिन के भीतर भीतर आप अपनी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट तक भेज सकते हैं। आशा करती हूँ इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। कुछ एक दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पेनल्टी कितनी लगती है अगर आप ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं? तो अगर आपने सेक्शन 72 के तहत ऑर्डर्स जो दिए गए हैं उनका नॉन कंप्लायंस कर दिया है, फिर उनको नहीं माना, तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको? कहते हैं हुएवर फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, कि इनमें से चाहे तीनों में से किसी भी कमीशन का, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, या आपका स्टेट कमीशन हो, या आपका नेशनल कमीशन हो, इनमें से किसी का भी अगर आपने ऑर्डर नहीं माना, तो यू वुड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म। कितनी? विच शैल नॉट बी लेस देन 1 महीना बट विच में एक्सटेंड टू 3 साल। मतलब 1 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है। और उसके साथ साथ इतने में ही नहीं रुकेंगे, फाइन भी ले सकते हैं, और विद द फाइन, फाइन भी ले सकते हैं। विच शेल नॉट बी लेस देन 25,000, कि 25,000 से कम तो नहीं होगी किसी भी हालत में, और ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपए तक की आपके ऊपर फाइन हो सकती है। या फिर अगर आपने कोई, अगर केस ऐसा संदिग्ध था जहां पे जज को ऐसा लगा या प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि न केवल पेनल्टी, न केवल इम्प्रिजनमेंट, बल्कि दोनों ही देने हैं, तो वो दोनों भी दे सकते हैं। दिस इज हाउ दिस पेनल्टी सेक्शन वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस हैं जो कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, हालांकि हम क्लासेस में करते रहते हैं। केवल एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बाकी आप लोग इफ यू वांट यू कैन रीड, आई वुड गिव यू सम टाइम्स टू हैव अ लुक ऑन इट। एक केस हम लोग कर लेते हैं, मनजीत सिंह वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का ये केस था। इस केस में हुआ क्या? द एपेलेंट हैड purchased sorry appellant had purchased a second hand truck अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। किसी व्यक्ति विशेष ने हायर परचेज के तहत कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट लिया। अब हुआ क्या, एक दिन वो व्यक्ति विशेष जा रहा था, द व्हीकल वाज इंश्योर्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है भाई, जो पर्टिकुलर ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके तहत व्हीकल इंश्योर्ड था। हुआ क्या, एक दिन वो व्यक्ति विशेष ड्राइव कर रहे थे, कोई पैसेंजर आया और उसने उनसे लिफ्ट मांगी। अब व्यक्ति ने अपना ट्रक रोक के लिफ्ट दे दी। हुआ क्या, जैसे ही वो ट्रक रुका, पैसेंजर ने ब्रूटली मार दिया ड्राइवर को, खूब तगड़े से उसकी पिटाई कर दी, और व्हीकल छीन के उससे लेके चला गया। अब बेचारा ड्राइवर फंस गया। अब वो क्या करे, उसने एफआईआर दी, एफआईआर कराई, और रिस्पोंडेंट फाइनेंस कंपनी से जो भी उसका थेफ्ट का पैसा था वो मांगा कि भैया मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो आप मुझे पैसे दे दो। यहाँ पे हुआ केस, क्या? इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा। क्यों? ऑन द ग्राउंड ऑफ अ ब्रीच ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी, कि आपने कोई पॉलिसी का कोई एक टर्म आपने ब्रीच कर दिया, तो हम अब आपको सॉरी कंपनसेशन नहीं दे सकते। अब कंप्लेनेंट दिमागदार था, उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ी हुई थी। वो कंप्लेनेंट सीधा पहुंचा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम पे। पर दुख की बात कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वो पहुंचे स्टेट कमीशन, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। तीसरे पहुंचे नेशनल कमीशन, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। फाइनली जब ऑल ऑफ देम हैड रिजेक्टेड द केस, देन ही फाइनली अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, और यकीन मानिए वहां उनकी सुनवाई हो गई। देन व्हाट वाज द जजमेंट? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द appellant was not at all at fault। उसकी क्या गलती, तो उसकी पिटाई हुई, उसका व्हीकल गया। और जब आप इंश्योरेंस कंपनी में थे तो आपको तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने इंश्योरेंस कराया इसलिए था कि यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे आप बचाएंगे। इट कैन बी कंसीडर्ड एज
breach of the policy but not a fundamental breach to bring the insurance policy to an end। हाँ कि हो सकता है कहीं कोई पॉलिसी में ब्रीच हो भी गया हो, लेकिन फंडामेंटल ब्रीच नहीं हुआ है। मतलब आप उसका मौलिक तो उन्होंने नहीं किया ना, कोई चीज जानबूझकर तो नहीं कही गई, किसी इंटेंशन, कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं करी गई। हेंस इट कैन नॉट लीड्स टू एंड द और टर्मिनेट द सो कॉल्ड इंश्योरेंस पर्टिकुलर पॉलिसी। और फिर दो जजों की बेंच ने ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट किया किसको, रिस्पोंडेंट को, जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी थी उसको, कि आप न केवल 75% इंश्योर्ड अमाउंट उनको देंगे कंपनसेशन की तरह, बल्कि 9% के इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट भी देंगे। और कब से, जिस दिन आपके पास ये केस फाइल हुआ था उस दिन से। इसके साथ साथ इतनी जल्दी आपको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस बच्चे को बड़ा दुखी करा, उस ड्राइवर को। तो द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंश्योरेंस कंपनी टू पे अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज एज अ कंपनसेशन। तो आप समझिए आपके अधिकारों में कितनी ताकत है, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। आशा करती हूँ ये एक्ट आपको एक ग्लिम्स, एक जस्ट आपको इसका मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और फाइनल आपको कुछ केसेस का मैं एक समय दूंगी, आप बस इनका एक बार, इफ यू वांट यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द केसेस। एक, केस नंबर 2 with the 3, 2, 1 count, and finally we have this last case, or one more case is also there, I think this is the last one। okay, done। आप इन केसेस को पढ़ेंगे तो शायद आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और गहनता से समझ में आएगी। आशा करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये एक्ट आपको अच्छी लगी हो। चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे। ख्याल रखिए, धन्यवाद।